नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस फैक्ट्री संघर्ष से सफलता तक सदैव आपके साथ। आज की इस वीडियो में मैं आपका होस्ट आपका स्वागत करता हूं खबरें आपके काम की के सेशन में, जहां हम अखबार में आई तमाम ऐसी खबरें जो शिक्षा जगत से जुड़ी होती हैं, किसी परीक्षा से जुड़ी होती हैं, किसी परिणाम से जुड़ी होती हैं, ऐसी खबरों को लेकर आते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहली खबर है आपके सामने, मार्च 2023 में होंगी यूपी बोर्ड की परीक्षाएँ। माध्यमिक शिक्षा विभाग का शैक्षिक कैलेंडर 2022-23 जारी हो चुका है। माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2023 का आयोजन मार्च में होगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शैक्षिक कैलेंडर 2022-23 जारी किया है। 1 अप्रैल से शुरू हुए सत्र में अर्धवार्षिक प्रयोगात्मक परीक्षा सितंबर में, अंतिम सप्ताह में अर्धवार्षिक लिखित परीक्षा का आयोजन अक्टूबर के द्वितीय सप्ताह में। तो ये यूपी बोर्ड की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से कैलेंडर जारी हो चुका है। हालांकि ऐसी ही एक न्यूज़ दूसरी कटिंग में मैं आगे आपको दिखाऊंगा। तो ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो कैलेंडर है ये सिर्फ वायरल हो रहा है। अभी इसकी सच्चाई की जो स्थापितता है वो अगले दिन किसी अखबार में आ जाएगी। अगली एक छोटी सी हेडिंग और लगी हुई है, डीएलएड व बीटीसी विभिन्न सत्रों का परिणाम जारी हो चुका है। सचिव, तो चलिए चलते हैं। सचिव परीक्षा पदाधिकारी की ओर से बृहस्पतिवार को डीएलएड व बीटीसी की विभिन्न सत्रों का परिणाम जारी किया गया है। अगली खबर देखते हैं। यूपी बोर्ड लिखित परीक्षा की तर्ज पर प्रैक्टिकल शुरू। 5 मई तक विद्यालयों में होने हैं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा के प्रैक्टिकल। जैसा कि आपको विदित है, उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा के प्रैक्टिकल चल रहे हैं। यूपी बोर्ड की इस हाई स्कूल इंटरमीडिएट की लिखित परीक्षा की तर्ज पर बृहस्पतिवार से विद्यालयों में प्रैक्टिकल शुरू हो गए हैं। पहली बार परीक्षार्थियों ने दूसरे केंद्रों पर जाकर प्रैक्टिकल दिए। कैमरे की नज़र में प्रैक्टिकल कराए गए हैं। परीक्षार्थियों की उपस्थिति अनुपस्थिति की रिपोर्ट भी केंद्र की ओर से कंट्रोल रूम को भेजी गई है। बोर्ड की लिखित परीक्षा में ये जिले स्पेशल विशेष के बारे में इसको छोड़िए, मुख्य ये है कि इस बार यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हैं, उनके प्रैक्टिकल बिल्कुल पेपरों की तरह दूसरे विद्यालय में हो रहे हैं। अगली खबर देखते हैं। बीएड करने वाले शिक्षकों को कराएं ब्रिज कोर्स, हाईकोर्ट का ऑर्डर है। इलाहाबाद से खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में तैनात बीएड योग्यता धारक अध्यापकों को एनसीईटी के गजट आदेश के मुताबिक 6 माह का ब्रिज कोर्स कराने के आदेश राज्य सरकार को दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर विभाग की तरफ से ब्रिज कोर्स कराने में देरी होती है तो इससे ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा। न्यायमूर्ति राजन रॉय ने यह आदेश पंकज कुमार समेत 10 शिक्षकों को दी याचिका पर किया। याचिका में वकील दीपक कुमार का कहना है कि एनसीईटी ने 28 जून 2018 को गजट आदेश के तहत 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में तैनात किए गए बीएड योग्यता धारक शिक्षकों को 2 साल के अंदर 6 माह का ब्रिज कोर्स करवाने के लिए कहा गया था। तो ये 69,000 की खबर है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे में राज्य सरकार याचियों समेत अन्य ऐसे शिक्षकों को उनकी शुरुआती तैनाती की तारीख से 2 साल के अंदर ब्रिज कोर्स ट्रेनिंग करवाना सुनिश्चित करेगी। अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो इसका याचियों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। अदालत ने साफ कहा कि हर हाल में सरकार या फिर परिषद को याचियों के लिए ये ब्रिज कोर्स करवाना चाहिए। ये 69,000 से जुड़ी भर्ती है, 69,000 भर्ती से जुड़ी खबर है। चलिए चलते हैं अगली खबर की ओर। असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर 197 चयनित हो गए। अंतिम परिणाम जारी। बीएड में 112, संस्कृत में 74, कृषि रसायन विषय में 11 पदों पर चयन हुआ है। यह खबर आ रही है प्रयागराज उत्तर प्रदेश के उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग यूपीएससी से। विज्ञापन संख्या 50 के तहत प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में 3 विषयों के असिस्टेंट प्रोफेसर के 197 पदों पर भर्ती का अंतिम परिणाम जारी हो चुका है। इससे असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड में ये पद मैं बता चुका हूँ आपको ऊपर। असिस्टेंट प्रोफेसर कृषि अभियंत्रण का रिजल्ट संशोधित है। तो ये खबर है आपकी यूपी के उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की तरफ से, और उनके परिणामों के और इंटरव्यू की खबरें दिन पे दिन आ रही हैं। रोज़ वो लोग परीक्षा परिणाम करा रहे हैं। मेरिट बेहतर तो अभ्यर्थी सामान्य कोटे का ही हकदार है। ये सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है नई दिल्ली की तरफ से। अनारक्षित श्रेणी में सीट की कर सकता है दावेदारी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी की मेरिट अंतिम पायदान के सामान्य अभ्यर्थी से बेहतर है तो वह सामान्य श्रेणी की सीट पाने का हकदार है। इस परिस्थिति में आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी सामान्य वर्ग की यानी अनारक्षित श्रेणी की सीट का दावेदार कर सकता है। वर्ष 2008 में राजस्थान के बीएसएनएल में टेलीकॉम टेक्निकल असिस्टेंट के पद पर भर्ती निकाली गई थी। अन्य आरक्षित वर्ग ओबीसी के एक अभ्यर्थी ने याचिका दायर करके कहा कि ओबीसी के 2 अभ्यर्थियों की मेरिट सामान्य श्रेणी में आखिरी पायदान के अभ्यर्थी से अधिक है, इसलिए इन दोनों की नियुक्ति सामान्य श्रेणी में होनी चाहिए। इसके बाद जो जगह खाली हो उसे आरक्षित श्रेणी से अभ्यर्थियों से भरा जाए। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस वीवी नागरत्न ने पीठ ने कहा कि जब आरक्षित श्रेणी की 2 अभ्यर्थियों को
सामान्य श्रेणी में नियुक्ति किया जाएगा तो इस पर विवाद खड़ा नहीं होना चाहिए। पहले से काम कर रहे सामान्य श्रेणी के 2 व्यक्तियों को निकाल दिया गया, चूँकि वे काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें ना निकाला जाए और आरक्षित श्रेणी को खाली सीटों पर उसी श्रेणी के अभ्यर्थी को ही नियुक्त किया जाए। तो ये खबर है कि जोधपुर के केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के ओबीसी की जिन 2 अभ्यर्थियों की मेरिट सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से अधिक थी, उन्हें सामान्य श्रेणी में नियुक्ति करने के साथ ही आरक्षित श्रेणी की खाली सीटों को आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरने के आदेश हैं। ये बहुत अच्छा आदेश आया है कोर्ट की तरफ से, क्योंकि जो आरक्षित सीटों के अगर अनारक्षित ओबीसी की या अदर किसी की सीटें हैं, वहाँ का कैंडिडेट अगर आरक्षित मतलब अनारक्षित श्रेणी में चला जाता है, जनरल में सीट कवर करता है, तो इससे ये फ़ायदा है कि जो ओबीसी की सीट खाली होंगी वो आपको ओबीसी वाले कैंडिडेट्स में अदर किसी को मिल जाएंगी। तो ये बड़ी अच्छी न्यूज़ है और कोर्ट अच्छे फैसले लेता है कभी, और कानून है, अपने अपने फैसले का अधिकार है कानून को हर नियमित देखते हुए। तो ये और ऐसी ही आगे भी भर्तियों में ये लागू होना चाहिए, इससे बड़ा लाभ होगा अभ्यर्थियों को। चलिए चलते हैं अगली खबर की ओर। अब माध्यमिक शिक्षा परिषद 2023 का एकेडमिक कैलेंडर वायरल, जो सबसे पहली न्यूज़ थी, मैं इसी वाले आधार पर उसको कह रहा था कि हो सकता है वो न्यूज़ सही ना हो, इसलिए इसका विश्लेषण हम उस स्तर से नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं अगली न्यूज़ को। अगली न्यूज़ है JTA भर्ती के नए 4 मई को अभिलेखों की जांच व मेडिकल। उत्तर मध्य रेलवे NCR में जूनियर टेक्निकल एसोसिएट को भर्ती के लिए रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ RRC ने अगले चरण की प्रक्रिया की तिथियां घोषित कर दी हैं। 4 मई को अभ्यर्थी के अभिलेखों की जांच व मेडिकल प्रशिक्षण होगा। रेल भर्ती प्रकोष्ठ कार्यालय में सभी प्रक्रिया को पूरी होंगी। अभिलेख की जांच व मेडिकल के लिए वेबसाइट पर कॉल लेटर अपलोड कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी को 4 मई से पहले ही कॉल लेटर डाउनलोड करना होगा। निर्धारित तिथि पर मूल अभिलेख के साथ उसकी 2 स्वयं प्रमाणित प्रतियों को लेकर पहुँचना होगा। तो आप जो भी अभ्यर्थी इससे जुड़े हों वो प्रयागराज NCR की वेबसाइट पर जाकर अपना मेडिकल के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगली खबर। अगली खबर है सामान्य वर्ग में शामिल होने के लिए आरक्षित अभ्यर्थी को ग्रेस अंक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को कहा कि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को विभागीय परीक्षा में सामान्य वर्ग में शामिल होना है, उसको ग्रेस अंक का लाभ नहीं दिया जा सकता। जस्टिस MR शाह और जस्टिस BV नागरंग की पीठ ने सरकार से कहा कि ये वही राजस्थान हाई कोर्ट वाला ही फैसला है। केंद्र सरकार ने आयकर निरीक्षक के रूप में पदोन्नति के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड द्वारा आयोजित की गई विभागीय परीक्षा में आरक्षित वर्ग को ग्रेस अंक देने और उसे सामान्य वर्ग में मानने के राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देश की वैधता पर सवाल उठाया था। इस मामले में उम्मीदवार की अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित उम्मीदवार के लिए निर्धारित अंक प्राप्त किए थे। शीर्ष अदालत ने पाया कि CBDT मामूली अंकों की में असफल अभ्यर्थी को परीक्षा से उत्तीर्ण करने के लिए ग्रेस अंक की नीति लेकर आई थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि एक बार जब कोई उम्मीदवार अपनी श्रेणी में उत्तीर्ण हो जाता है तो उसे ग्रेस अंक देने का कोई सवाल नहीं उठता। सही बात है। ये खबर थी आपकी नई दिल्ली के एक और लेकर कि सामान्य वर्ग में शामिल होने के लिए आरक्षित वर्ग को आप ग्रेस नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो अपने वर्ग में फाइट कर चुका है और फिर आप नंबर बढ़ाकर उसको आगे ले जा रहे हैं। तो ये अलग अलग भर्तियों में ये अलग अलग तरीके से लागू होगी। चलिए देखते हैं अगली खबर को। कट ऑफ बताने से कतरा रहा है आयोग। खंड शिक्षा अधिकारी के 309 पदों पर भर्ती के लिए 2.5 साल पहले जारी हुआ था विज्ञापन। ये खबर है सूचना के अधिकार के तहत अभ्यर्थी से कहा कि वेबसाइट का करते रहें अवलोकन। ये खबर आ रही है आपकी उत्तर प्रदेश प्रयागराज से। आयोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC ने खंड शिक्षा अधिकारी BEO की 2019 में जो कट ऑफ अंक एक प्राप्तांक अब तक जारी नहीं किए। एक अभ्यर्थी ने जब सूचना के अधिकार के तहत इस बारे में जानकारी मांगी तो आयोग ने कोई स्पष्ट जवाब देने के बजाय सिर्फ यही बताया कि भर्ती के प्राप्तांक एवं कट ऑफ अंक CERC आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। कुछ दिनों पहले ही कोर्ट की सख्ती के बाद आयोग ने PCS 2019 और PCS 2020 की प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तांक और कट ऑफ जारी किए थे। इसके बाद तेजी से मांग उठने लगी BEO 2019 के प्राप्तांकों को लेकर, परंतु विज्ञापन 2.5 साल पहले जारी किया गया था। 2.5 साल 13 महीने के अंतिम चयन परिणाम भी जारी कर दिया गया, लेकिन कट ऑफ अंक और प्राप्तांक की भर्ती पूरी होने के 1.5 साल बाद भी जारी नहीं किए। तो ये सूचना थी प्रयागराज से, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। और जब सारी चीज़ें फेयर हैं तो बोर्ड को भी ये चीज़ें जारी कर देनी चाहिए ताकि अभ्यर्थियों को ये पता रहे कि हमारी कट ऑफ कितनी कम थी, हमारे नंबर कितने कम है। चलिए देखते हैं अगली न्यूज़। और अगली न्यूज़ है CBSE से। टेली काउंटिंग
टेली काउंसलिंग से दूर करें परीक्षा का तनाव। आप सब जानते हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की परीक्षाएं कराई जा रही हैं। इस बीच विद्यार्थियों को अगर मानसिक तनाव है तो वो टेली काउंसलिंग के माध्यम से अपने तनाव मुक्त कर सकते हैं। इसके लिए एक टोल फ्री नंबर 1800118004 जारी किया गया है, जिस पर आप बात कर सकते हैं। इसके साथ एक वेबसाइट भी दे रखी है www.cbse.nic.in पर जाकर भी आपको मीडिया एवं पब्लिक रिलेशंस की टैब के अंतर्गत काउंसलिंग की माइक्रो लिंक दी गई है। तो जो भी विद्यार्थी सीबीएसई की 11वीं या 12वीं की परीक्षाएं बोर्ड परीक्षाएं दे रहे हैं वो अपना तनाव कम करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है यूनिवर्सिटी के टीचरों की रिटायरमेंट की उम्र 65 वर्ष से करे प्रदेश सरकार। ये खबर भी हाई कोर्ट ने न्यूज़ दी है, मतलब एक फैसले के तौर पर बात चल रही होगी। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय मेरठ के अध्यापकों की सेवानिवृत्त आयु को बढ़ाने का निर्देश दिया गया। ये खबर प्रयागराज से सुनिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट की राज्य सरकार की सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि तकनीकी विश्वविद्यालय मेरठ अध्यापक की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने का, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप मेरे साथ साथ पढ़ भी सकें। ये 65 वर्ष और जब तक सरकार निर्णय नहीं लेती तब तक याची को कार्य करने दिया जाए। ये आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने डॉक्टर देवेंद्र कुमार मिश्रा की याचिका को सुनकर दिया। कोर्ट ने कहा कि अध्यापक की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने के केंद्र सरकार के 31 दिसंबर 2008 के आदेश राज्य सरकार को बाध्यकारी है। विश्वविद्यालयों के परिनियमन के बदलाव न करना संविधान के अनुच्छेद 14 व 19(1)(g) का उल्लंघन है, साथ ही विभेदकारी व मनमानापूर्ण भी है। केंद्र सरकार के वेतनमान निर्धारण में मध्य में राज्य सरकार का 80% अनुदान से लिया गया, लेकिन प्रदेश के विश्वविद्यालयों के परिनियमन में बदलाव नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अभी 30 अक्टूबर 2010 का सर्कुलर जारी किया, जिस पर अमल नहीं किया गया। याची को निर्देशक तो ये जो खबर है ये ही खबर है। दरअसल केंद्र सरकार ने और यूजीसी ने गाइडलाइन जारी करी थी कि 62 वर्ष से बढ़ाकर जो टीचर्स रिटायरमेंट है स्पेशली यूनिवर्सिटी टीचरों के लिए तो वो 65 कर दिया जाए। इसे हमारे यहाँ लागू नहीं किया गया उत्तर प्रदेश सरकार ने, तो उसको लेकर कोर्ट ने आदेश दिए कि लागू करें। सर्वे करने के आदेश पर 31 मई तक लगाई रोक और सहायक अध्यापक को अलीगढ़ में नियुक्ति के निर्देश। तो ये जो खबर है ये 2 जगह की खबर, इंपॉर्टेंट खबर यही है कि प्रदेश सरकार को 65 वर्ष कर देनी चाहिए यूनिवर्सिटी टीचरों की आयु। इससे लाभ भी होगा और नुकसान भी होगा। लाभ ये होगा कि सरकार का जो एक्स्ट्रा भर्ती की जो प्रोसेस है अगर वो नहीं हो पाती किसी वजह से तो ये टीचर्स अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स के लिए। बट अगर ये रिटायर्ड नहीं होगी तो नई जो भर्तियां हैं उनका भी निकलना थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इस प्रकार से दोनों प्रकार के लाभ हैं। चलिए अगली खबर देखते हैं। और अगली खबर है हमारी आरक्षित श्रेणी के दाखिले में कमी की जांच होगी। डीयू के कुलपति ने 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। ये दिल्ली विश्वविद्यालय की न्यूज़ है और यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय डीयू में आरक्षित श्रेणी में नामांकन की कमी की जांच होगी। इसके लिए कुलपति प्रोफेसर योगेश, दरअसल यहाँ जो विद्यार्थी ने एडमिशन लेने के प्रोसेस में उनका नामांकन बहुत कम हो रहा है, तो इस वजह से लेकर डीयू अधूरी डिग्री देने पर पूरा करने का अवसर अधिसूचना जारी। 1 मई से पंजीकरण शुरू। दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े हैं अगर आप तो आप इस न्यूज़ को आराम से सुन सकते हैं। अगली खबर देखते हैं। स्पोर्ट्स कॉलेज में प्रवेश के लिए 6 मई से परीक्षा होगी। स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ, गोरखपुर और सैफई में प्रवेश के लिए 6 माह से परीक्षा शुरू होंगी। इसके लिए प्रदेश के सभी क्षेत्रीय व मंडलीय कॉलेज के ट्रायल शुरू होंगे। जिला क्रीड़ा अधिकारी, ये वहाँ से जहाँ मंझनपुर से खबर है तो वहाँ की बात करी गई है। हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, एथलीट, जिम्नास्टिक, कुश्ती, तैराकी, कबड्डी, जूडो और बैडमिंटन खेलों में चयन के लिए परीक्षा आयोजित होगी। जिला क्रीड़ा अधिकारी ने बताया कि 6 व 7 मई को अयोध्या व देवीपट्टनम मंडल के, 9 व 10 मई को गोरखपुर वाराणसी मंडल, 12 मई को आजमगढ़ मंडल, 13-14 मई को मिर्जापुर मंडल, प्रयागराज मंडल और 16-17 मई को कानपुर चित्रकूट मंडल में ही परीक्षा होगी। और भी अन्य मंडलों में परीक्षा आयोजित उनके विद्यार्थियों के लिए और होगी, जो डिटेल्स होंगी आपको बता दी जाएंगी। तो जो स्पोर्ट्स कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वो अपनी स्पोर्ट्स कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर इस प्रक्रिया से जुड़ सकते हैं। चलिए अगली खबर देखते हैं। टीईटी से खबर है कि गलत उत्तरों पर सरकार से मांगा जवाब। अभी 2021 में जो उत्तर प्रदेश में यूपी टीईटी हुआ है उसके गलत प्रश्नों को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व सचिव परीक्षा नियुक्त अधिकारी से 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। वह आदेश न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने दीक्षा सिंह व अन्य की याचिका पर दिया। याचिका में कहा गया है कि प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए परीक्षा नियुक्त अधिकारी ने 2017 में प्रश्न पत्र के उत्तर बदलकर उन्हें 2021 में पूछा है।
उत्तर गलत है, पाठ्यक्रम के बाहर के प्रश्न भी हैं। मांग की गई है कि जो ये कमेटी के निस्तारण कराया जाए और याचियों को गलत प्रश्नों के उत्तर को ग्रेस मार्क्स दिया जाए। साथ ही जब तक याचिकाकृत निस्तारण नहीं होता तब तक भर्ती पर रोक भी लगाई जाए। 16 वर्ष सेवा वाले एडिशनल अधिकारी, ये एक अलग खबर है। तो ये यूपीटीईटी की तरफ से खबर है। देखिए ये कैसा अजब प्रश्न है कि हालांकि उत्तर गलत है तो सरकार को मान लेना चाहिए आयोगों को, और इस पर भर्ती रोक देना गलत है। चलिए अगली खबर देखते हैं। प्राइमरी के छात्र जानेंगे पुलिस अंकल कैसे करते हैं काम। ये खबर लखनऊ से है। बैंक में कैसे काम होता है, थाने में पुलिस क्या काम करती है, रेलवे स्टेशन पर कैसा माहौल है, ये सब जानने के लिए प्राइमरी व जूनियर के स्कूल समेत केजीबीवी के विद्यालयों को आसपास के परिवेश से परिचित कराने के लिए एक्सपोजर विजिट में इन्हें जगह में ले जाया जाएगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा अनामिका सिंह ने संबंध में एक आदेश जारी किया है जिसमें ये बताया गया है कि एक्सपोजर विजिट 3 महीने में एक बार होगी। इसमें स्थानीय बैंक, नेचर वॉक, स्टेशन, रेलवे ब्लॉक ऑफिस, पुलिस थाना, जिला अधिकारी कार्यालय, ऐतिहासिक स्थल। तो ये जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ है जो प्राइमरी और जूनियर स्कूल्स हैं वहाँ बच्चों को छोटे छोटे एक्सपोजर विजिट करा सकते हैं उसके लिए, ठीक है। चलिए अगली खबर देखते हैं। और अगली खबर है, जल्दी तैनात होंगी यूपीएसएसएफ की 3 कंपनियां। ये बहुत अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल यूपीएसएसएफ की 3 कंपनियां जल्द ही ड्यूटी पर मुस्तैद दिखेंगी। इन 3 कंपनियों की तैनाती कानपुर मेट्रो की सुरक्षा में की जाएगी। शासन के 100 दिनों के अंदर कंपनी की ट्रेनिंग पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। शासन के गृह विभाग में पुलिस विभाग के 100 दिनों की कार्य योजना के आधार पर इस बिंदु को शीर्ष प्राथमिकता पर लेते हुए एडीजे पीएसी को पत्र भेजा गया है। 100 दिन में कंपनियों की ट्रेनिंग पूरी करनी होगी और इन कंपनियों की तैनाती कानपुर मेट्रो स्टेशन पर मिलेगी। कानपुर मेट्रो से जुड़ी हुई जगह पर बीएसएफ यूपीएसएसएफ में सीधी भर्ती होना तथा पीसीएस जवानों की ट्रेनिंग को लेकर तैनाती दी जानी है। शासन के एडीजे पीसीएस 100 दिन के अंदर ये अच्छा, अगर ये सीधी भर्ती की बात जो लिखी हुई है, अगर सीधी भर्ती होती है तो इसका लाभ बेरोजगार युवाओं को जरूर मिलेगा, तो सभी लोग तैयार रहें। इसमें लिखा हुआ है कि पहले चरण में लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, मथुरा व सहारनपुर के इसकी 5 वाहिनियों के लिए 5097 पदों का सृजन किया गया है। तो ये अच्छा है, और अगर इसकी सीधी भर्ती आयोजित की जाती है तो इसका लाभ बेरोजगार युवाओं को जरूर मिलेगा। चलिए अगली खबर देखते हैं। ये भी स्पोर्ट्स कॉलेज और नेक्स्ट खबर है, जीटी हो गई थी, प्राइमरी हो गई, जल्दी तैनात। हाँ ये खबर थी। ये खबर लिखा हुआ है कि श्रमिकों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा के साथ हर सुविधा। अटल आवासीय विद्यालय का सीएम ने किया निरीक्षण। अगले सत्र से ही होगी शुरू पठन पाठन कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकारी मंडल स्तर पर अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना कर रहे हैं। अब किसी भी श्रमिक का बाल्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों की आवासीय व्यवस्था के साथ हर प्रकार की सुविधा मुफ्त मुहैया करी जाएगी। तो ये सीएम उन्होंने कहा कि अधिकारी इस बात का ध्यान रखें कि इस विद्यालय का संचालन अगले सत्र से ही शुरू होना चाहिए। निर्माण की गुणवत्ता पर किसी भी तरीके की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। तो ये भी अच्छा एक स्टेप है गवर्नमेंट का। जो मजदूर वर्ग हैं, श्रमिक वर्ग हैं, उनके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का काम करना भी बहुत ज़रूरी है। और अगली खबर, बस आज की खबर इतनी ही। अगर इस खबरें आपके काम की सेशन में कोई भी खबर आपके काम की हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसे शेयर करके अपने आसपास मित्रों को, अपने दोस्तों को, सबको पहुंचा सकते हैं, और सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़े रह सकते हैं। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं या इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अलग किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए जो किसी भर्ती, किसी परीक्षा से या किसी भी कैरियर काउंसलिंग से जुड़ी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी संभव मदद करेंगे। वीडियो में बहुत बहुत थैंक